Prashant, throw comes in, and Dhoni pulls the bails up. What a terrific match we've had so far. दोस्तों, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक ऐसा मैच खेला गया जिसने रोमांच की सारी सीमाएं लांघ दिया था। फिर सचिन तेंदुलकर ने अपने बल्ले या गेंद से नहीं बल्कि अपनी शानदार फील्डिंग से भारतीय टीम को हारा हुआ मैच जिता दिया था, जिसके बाद खिलाड़ियों ने ऐसा जश्न मनाया जिसे देख अफ्रीका टीम खून के आंसू रोई, क्योंकि इस मैच में रोमांच, थ्रिलर, सस्पेंस सब कुछ देखने को मिला था। यह मैच हर गेंद के साथ ही अपनी करवटें बदल रहा था, इसीलिए यह मैच इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। साल 2010 में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच खेला गया। ऐसे में दोनों टीम के कप्तान जैक कैलिस और MS धोनी टॉस के लिए मैदान पर आए। कैलिस ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया। दोनों टीम दिग्गजों से लबालब भरी हुई थी, इसीलिए अफ्रीका टीम हुकार भर रही थी। अब भारत की तरफ से सचिन सहवाग की विस्फोटक सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। अब तक सहवाग ने ODI में 7000 रन बनाया था, तो वहीं सचिन 17,000 से ज्यादा रन बनाए थे। अफ्रीका की तरफ से डेल स्टेन की आंधी गेंद लेकर तैयार होती है और सचिन ने उनको चौका जड़कर बताया कि तू स्टेन गन होगा कहीं का, पर मैं क्रिकेट का भगवान हूँ। जिसके बाद दूसरे ओवर में सहवाग ने पार्नेल को डीप पॉइंट की दिशा में जोरदार चौका मार दिया। पारी के शुरू में दोनों खिलाड़ी लय में दिख रहे थे, लेकिन तभी उसी ओवर में एक अनहोनी हो जाती है। सहवाग ने शॉट खेला और सचिन भाग पड़े और तुरंत गिब्स ने बेहतरीन फील्डिंग करके सचिन को रन आउट कर दिया। लेकिन अब तक किसको पता था कि सचिन इस बात का बदला लेंगे। खैर, सचिन तेंदुलकर 4 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। इनके जाने के बाद मैदान पर आते हैं दिनेश कार्तिक। अफ्रीका टीम सचिन को आउट करके जश्न मना रही थी, लेकिन आज सहवाग अपने विस्फोटक अंदाज में दिखाई दे रहे थे और ये छक्का अफ्रीका के सबसे खूंखार तेज गेंदबाज स्टेन को लगाया था और फिर उनको लेग साइड में एक चौका जड़ दिया। दिनेश कार्तिक भी आज तेज बैटिंग कर रहे थे। सहवाग को देखकर वो भी उनके ही अंदाज से रन बना रहे थे और पार्नेल को पीटकर उनकी हालत खराब कर दिया। वो गेंद डालते रहे, कार्तिक चौके पर चौके लगाते रहे और फिर कार्तिक ने इसी चौके के साथ स्कोर को 10 ओवर की समाप्ति में 50 के पार पहुंचा दिया। सहवाग के सामने इस तरह से बैटिंग करना अद्भुत था, क्योंकि उस जमाने में सहवाग एक विस्फोटक बल्लेबाज हुआ करते थे। फिर सहवाग ने भी अपनी क्लास दिखाकर पार्नेल को चौका लगाया। दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। सचिन का विकेट लेने का फायदा अफ्रीका को बिल्कुल भी नहीं मिल सका, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज सभी गेंदबाजों को बहुत ही बेरहमी से पीट रहे थे। अब तो उनके गेंदबाज ना मारने की गुहार तक लगाने लगे, क्योंकि सहवाग ने विस्फोटक अंदाज में उनकी धुनाई किया और टीम का स्कोर 100 के करीब तेजी से पहुंचने लगा। अफ्रीकन गेंदबाजों को आज दिन में ही तारे दिख रहे थे, दर्शकों में उत्साह का माहौल था। ऐसे में जैक कैलिस भी अपने फील्डिंग करने के डिसीजन को भी कोस रहे थे, परंतु तभी भारत को बेवजह एक झटका लग जाता है। शानदार बैटिंग कर रहे वीरेंद्र सहवाग अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गए, क्योंकि कार्तिक ने सामने की तरफ एक शॉट खेला और गेंदबाज के हाथ में लगकर स्टंप को जा लगी और सहवाग इस तरह से आउट हो गए। सहवाग निराश हताश हो गए। 89 के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका भी लग गया। सहवाग 46 रन बनाकर आउट हुए। उस वक्त धोनी आगे बैटिंग करते थे और अब वही बैटिंग करने आए, लेकिन शॉकिंग यह था कि विराट कोहली और सुरेश रैना को पीछे ढकेल कर आए थे। अब सहवाग के जाने के बाद रनगति पर थोड़ा ब्रेक लग गया। फिर कार्तिक ने इसी सिंगल के साथ भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। अब तक धोनी भी रनगति को तेजी से बढ़ाने का प्रयास करने लगे। उसके बाद कार्तिक भी छक्का लगाकर अपने 85 की तरफ बढ़ रहे थे। ये दोनों ही बल्लेबाज अपनी समझदार भरी चालाकी से पूरी अफ्रीका टीम में कंफ्यूजन पैदा कर दिया था, क्योंकि जब फील्डर बाउंड्री पर होते तो ये दोनों खिलाड़ी सिंगल डबल ले लेते और जब कप्तान फील्डरों को आगे लाता तभी दोनों छक्के चौके मारकर उनकी औकात बता देते। लेकिन तभी एक सरप्राइज बाउंसर ने कार्तिक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कार्तिक 44 रन बनाकर आउट हुए। अब विराट कोहली क्रीज पर आए। यहाँ अफ्रीका टीम पकड़ बनाने के इरादे से आगे बढ़ती है, लेकिन अब धोनी भी बड़े शॉट्स खेलने लगे। इसी दौरान वो भी अपना विकेट फेंक कर चलते बने। 138 के स्कोर पर भारत को चौथा झटका भी लग गया। भारतीय टीम की ऐसी सिचुएशन को देखकर लग रहा था कि यह टीम अब 200 रनों के पार भी नहीं जा पाएगी। इसके बाद मैदान पर आए सुरेश रैना और जब सभी खिलाड़ी पवेलियन चले जाते हैं तो सभी कहते हैं रैना है ना। अब रैना और कोहली की जोड़ी ने मिलकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। फिर सुरेश रैना के इसी चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर 27 ओवर की समाप्ति पर 150 की पार पहुंच गया।
गया और फिर सुरेश रैना ने जैक कैलिस को एक शानदार अपरकट करके चौका लगाया। यहीं पर नहीं रुके, कैलिस को इसी ओवर में एक और चौका लगाया, जिससे भारतीय टीम का स्कोर 28 ओवर की समाप्ति पर 161 रनों पर 4 विकेट हो जाता है। फिर विराट कोहली ने भी पार्नेल को चौका जड़ दिया। बाउंड्री के साथ साथ सिंगल डबल भी आ रहे थे, इसीलिए भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़े जा रहा था। लेकिन सुरेश रैना का कोई तोड़ नहीं था, सुरेश रैना का कोई जवाब नहीं था। रैना के बेहतरीन बैटिंग से टीम का स्कोर 200 रनों के पार तेजी से पहुंच गया, क्योंकि रैना ने विस्फोटक बल्लेबाजी करी। परंतु उसी बीच टीम को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। 37वें ओवर में विराट कोहली फ्लिक करने गए और गिब्स ने शानदार कैच पकड़कर कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। विराट कोहली के जाने के बाद मैदान पर आए गेंदबाजों के लिए मौत का फरमान लेकर आने वाले यूसुफ पठान, जिनकी घातक बल्लेबाजी को देखकर गेंदबाजों की रूह तक कांप जाती थी। गेंदबाजों के लिए उनका काल बनकर क्रीज पर उतरते थे। यहाँ भारतीय टीम का स्कोर 205 रनों पर 5 विकेट होता है और अभी भी 14 ओवरों का खेल बाकी था। अब पठान ने रैना के साथ मिलकर पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। उसी बीच पठान ने मॉर्नी मालकर को फ्लिक करके एक चौका लगाया, जिसके बाद उन्होंने यॉर्कर मारा, उसको भी पठान ने चौके के लिए भेज दिया। मॉर्केल परेशान हो चुके थे, तभी रैना ने भी एक शानदार शॉट लगाकर इस ओवर को बड़ा बना दिया। फिर पठान ने अपनी पावर को दिखाकर पार्नेल को सामने की तरफ एक छक्का लगा दिया। जिस बात का डर सता रहा था, अब वो वक्त आ चुका था। यूसुफ पठान अपने रूप धारण कर रहे थे। सभी दर्शकों में उत्साह का माहौल था। इन दोनों की ऐसी पारी को देखकर हर कोई जश्न मना रहा था, लेकिन उनका जश्न मातम में तब्दील तब हो गया जब पठान उसी ओवर में आउट हो गए। इनके जाने के बाद रविंद्र जडेजा मैदान पर आते हैं और आते ही स्टेन की गेंद पर इनके बल्ले का एज लगकर चौके के लिए चला गया। उसके बाद सुरेश रैना ने अपना 50 पूरा कर लिया और स्कोर को भी 250 के पार पहुंचा दिया, क्योंकि पार्नेल को एक और चौका मार दिया। यहाँ से 8 ओवरों का खेल बाकी था, यानी अब बड़े शॉट्स खेलना जरूरी हो गया था और सुरेश रैना उसी के प्रयास में 44वें ओवर में कैलिस की गेंद पर आउट हो गए। ऐसे समय पर सुरेश रैना का आउट होना बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि यहाँ पर चौकों छक्कों की बरसात होने वाली थी और विकेट गिर गया तो अब कोई पीटने वाला नहीं बचा था, क्योंकि रैना बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते थे और अंत के ओवरों में तो और भी घातक हो जाते हैं। खैर, वो अब आउट हो चुके थे तो सामने वाली टीम पहले हार मान लेती है। खैर, सुरेश रैना 58 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। 260 रनों पर 7 विकेट गिर चुका था। अब भारतीय टीम के पास जडेजा के सिवाय कोई भी बल्लेबाज नहीं बचा था और कैलिस ने जडेजा को भी आउट कर दिया। जडेजा 22 रन बनाए, लेकिन फिर आशीष नेहरा ने एक लंबा छक्का मार दिया, जिसे देख कमेंटेटर भी हैरान हो गए। लेकिन नेहरा ने एक और चौका मारा, जिससे टीम का स्कोर 296 रनों तक पहुंच गया और फिर आखिरी गेंद पर 2 रन ही आ सका। इस तरह भारतीय टीम 50 ओवर की समाप्ति पर 298 रन बना लेती है। ऐसे में अब साउथ अफ्रीका को 50 ओवरों में 299 रनों का टारगेट मिलता है। यह टारगेट दुनिया के किसी भी टीम के लिए बहुत ही बड़ा था। लुट्स बोसमैन और हर्षल गिब्स मैदान पर आते हैं और भारत की तरफ से प्रवीण कुमार के हाथ में गेंद होती है। पहली गेंद फेंके उससे पहले यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और प्रवीण कुमार की पहली गेंद हवा में स्विंग करते हुए स्टंप के पास से धोनी के दस्तानों में समा गई। यह स्कोर कुछ ज्यादा ही बड़ा था। ऐसे में सबको लग रहा था भारतीय टीम यह मैच आसानी से जीत लेगी, परंतु अफ्रीका के साथ किस्मत भी मैदान पर आई थी, क्योंकि आशीष नेहरा की गेंद पर गिब्स आउट हुए, पर अंपायर आज सस्ता नशा करके आया था, इसीलिए उसको ना तो दिखाई दिया और ना ही सुनाई दिया। क्योंकि जब रिप्ले में देखा गया तो पता चला गिब्स आउट थे, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया, यानी अफ्रीका को एक जीवन दान मिल चुका था। फिर गिब्स ने उसी ओवर में चौका मारकर जले पर नमक छिड़क दिया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने रन बनाना बेहद ही मुश्किल हो रहा था। उसी दबाव में जडेजा के शानदार थ्रो ने एक रन आउट तो किया, लेकिन बल्लेबाज बच गया। फिर अगले ओवर में प्रवीण कुमार को भी एक चौका पड़ गया और इस ओवर के बाद श्रीसंत को भी एक शानदार चौका लगाया। अफ्रीकन टीम रन भले ही कम बनाई थी, लेकिन उन्होंने अपना विकेट बचा कर रखा था। उसी का फायदा उठाकर गिब्स ने श्रीसंत को इस पारी का पहला छक्का भी जड़ दिया। 6 ओवर की समाप्ति पर अफ्रीका का स्कोर 38 रन होता है। गिब्स के साथ साथ बोसमैन भी चौके लगा रहे थे, क्योंकि अफ्रीका टीम वो टीम थी जो ओडीआई क्रिकेट का सबसे बड़ा टारगेट चेस कर चुकी थी और इस मैच में भी 7 ओवरों में ही 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। उसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का प्रहार जारी रहता है, यानी यहाँ पर ना तो विकेट आ रहा था और ना ही रन रुकने का नाम ले रहा था। तब धोनी ने अपना दिमाग दौड़ाया और एक तेज गेंदबाज के सामने आगे आकर कीपिंग करने लगे, जिसकी वजह से बैट्समैन दबाव में आ गया
और प्रवीण कुमार की गेंद पर एक जोरदार अपील भी हुई, लेकिन रिप्ले में देखा गया कि बल्लेबाज आउट नहीं है। लेकिन इन सब से बल्लेबाज पर दबाव बढ़ गया और उसकी अगली गेंद पर प्रवीण कुमार ने बोसमैन को बोल्ड कर दिया और यह साफ था कि यह धोनी के आगे आने की वजह से ही दबा हुआ था। इसी कारण बोसमैन अपना विकेट दे बैठे। बोसमैन 29 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। इनके जाने के बाद अफ्रीका टीम के लिए जैक कैलिस मैदान पर आते हैं और इनके आंकड़े इनकी काबिलियत को बयां कर रहे थे। ये दोनों मिलकर कुछ ही रन जोड़ पाए कि तभी हर्षल गिब्स को रविंद्र जडेजा ने विराट कोहली के हाथों कैच करा दिया, जिससे भारतीय खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया। हर्षल गिब्स 27 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अब मैदान पर आए एबी डिविलियर्स। उस जमाने की अफ्रीका टीम आसानी से हार नहीं मानती थी, क्योंकि उनके टीम में दिग्गजों की भरमार थी। आज के समय पर भले ही कोई बड़ा नाम नहीं है, परंतु तब यह टीम दिग्गजों से लबालब भरी होती थी, क्योंकि कैलिस डिविलियर्स ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाया और आज भी जैक कैलिस और एबी डिविलियर्स ने शानदार बैटिंग करके दिखाया। और 17 ओवर की समाप्ति पर अफ्रीका टीम का स्कोर 100 रनों पर 2 विकेट होता है, क्योंकि कैलिस आज कप्तानी पारी खेल रहे थे। 20 ओवरों से पहले ही स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। उस जमाने में यह बड़ी बात होती थी और अब तो एबी डिविलियर्स भी अपने अंदाज में आने लगे। यानी यहाँ भारत को विकेट लेना बेहद ही जरूरी था यदि मैच में बने रहना था। तभी धोनी ने रविंद्र जडेजा के हाथ में गेंद थमाई और जडेजा ने डिविलियर्स को चारों खाने चित कर बोल्ड कर दिया। अफ्रीका टीम को तीसरा झटका भी लग गया। दर्शकों का जश्न बता रहा था कि इस विकेट की अहमियत क्या है। डिविलियर्स 25 रन बनाकर आउट हुए। इनके जाने के बाद मैदान पर आए एल्वीरो पीटरसन, लेकिन अब सारा दारोमदार जैक कैलिस के कंधों पर टिका था, इसीलिए वो सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय खिलाड़ी भी अपनी जान झोंक कर फील्डिंग कर रहे थे। उसी दौरान भारतीय टीम को एक शानदार रनआउट मिलता है, जिसे देखकर MS धोनी खुशी से उछल पड़े। And Herschel again, as Darryl Cullen mentioned, is so often the case. Here we go, 2. This could be tight, and they will come upstairs for sure. अब एलबी मॉर्केल मैदान पर आते हैं और इनके आंकड़े देखकर पता लग रहा था कि ये ठीक ठाक की बैटिंग कर लेते हैं। यहाँ से अफ्रीका को 24.1 ओवरों में 165 रनों की जरूरत होती है, लेकिन उन्होंने अपना 4 विकेट गंवा दिया था। ऐसे में किसको पता था कि ये मैच आखिरी गेंद तक चला जाएगा। अब ये दोनों ने मिलकर धीरे धीरे स्कोर को आगे ले जाते हैं। तभी आशीष नेहरा ने मॉर्नी मॉर्केल को LBW आउट कर दिया। यहाँ तक भारतीय टीम मैच पर पकड़ बनाई हुई थी, क्योंकि अफ्रीका के 5 विकेट गिर चुका था और 22 ओवरों में 157 रन बनाना था। उसी बीच इसी सिंगल के साथ कैलिस ने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर लिया। अफ्रीका टीम इस बात की खुशी मना रही थी, लेकिन श्रीसंत ने बाउचर को धोनी के हाथों कैच करवा अफ्रीका को छठा झटका भी दे दिया। मार्क बाउचर एक अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज हुआ करते थे, परंतु आज महज 5 रन बनाकर चलते बने। लेकिन कैलिस अभी भी क्रीज पर टिके थे। अब जोहन वोटा क्रीज पर आए और आते ही एक चौका लगा दिया। यहाँ पर ऐसा भी नहीं था कि भारतीय टीम इस मैच पर पूरी तरह से पकड़ बना चुकी थी, क्योंकि अफ्रीका ने केवल विकेट ही गंवाया था, लेकिन रनों में कमी नहीं हुई थी, क्योंकि अब उनको 98 गेंदों पर मात्र 122 रन ही बनाना था। यानी विकेट लेना बेहद ही जरूरी था। छोटी सी साझेदारी भी टीम को हार का मुंह दिखा सकती थी। तभी यूसुफ पठान ने वोटा को LBW आउट कर दिया। वोटा 10 रन बनाए और यहाँ से 90 गेंदों में 119 रन बनाना था, जो मुश्किल लग रहा था। ऐसे में लगा अफ्रीका हार जाएगी, लेकिन फिर शुरू हुआ तांडव और कैलिस ने इसी चौके से अफ्रीका का स्कोर 200 रनों के पार भी पहुंचा दिया। इसके बाद कैलिस रुकने का नाम नहीं लिया और गेंदबाजों पर प्रहार कर दिया। पार्नेल भी चौके लगाने लगे। दोनों के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप भी पूरी हो गई, लेकिन तभी कैलिस को श्रीसंत ने बोल्ड कर दिया और जो अफ्रीकन टीम की आखिरी उम्मीद थे जैक कैलिस, उनको भी खत्म कर दिया। इसीलिए भारतीय टीम दर्शक सब एक साथ झूम रहे थे, क्योंकि जैक कैलिस 89 रन बनाकर आउट हो चुके थे। और अब ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मैच भारतीय टीम इस मैच को आसानी से जीत लेगी, क्योंकि आस्किंग रेट ज्यादा हो रहा था, उनको बढ़ाना जरूरी था। अब मैदान पर आए डेल स्टेन, जो प्रॉपर गेंदबाज थे। दूसरी तरफ पार्नेल भी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते थे और यहाँ पर बनाने थे 42 गेंदों में 74 रन, जो सबको लगा अफ्रीका टीम तो नहीं बना पाएगी और एक बार फिर से एक तरफा हार देखने को मिलेगी। परंतु दोनों ने मिलकर स्कोर को थोड़ा आगे ले गए। अब एक वक्त पर अफ्रीका को 28 गेंदों पर 61 रन बनाना था। यहाँ दुनिया का कोई भी बल्लेबाज होता तो उसके लिए यह स्कोर बनाना काफी मुश्किल होता, परंतु डेल स्टेन ने तबाही मचा दिया और रैना को आगे निकलकर एक 6 मार दिया।
लेकिन यदि इस छक्के के बाद रुक जाते तो सही रहता, पर उनको एक और छक्का मार दिया जिससे अफ्रीका का स्कोर 250 के पार पहुंच गया। अब एक वक्त पर साउथ अफ्रीका को 21 गेंद पर 47 रन चाहिए था। तब पार्नेल के बल्ले का एज लेकर गेंद चौके के लिए चली जाती है, यानी मुश्किल बढ़ती जा रही थी। भारतीय गेंदबाज भी सोच में पड़ गए कि ये आखिर हो क्या रहा है। फिर अगले ओवर में सीसंत को डेल स्टेन ने चौका मार दिया। स्टेन अब तक मात्र 13 गेंदों में 25 रन बना चुके थे, जो एक गेंदबाज थे, और यही चीज भारत के लिए मुश्किल पैदा कर रही थी। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर पार्नेल ने चौका भी जड़ दिया, जिससे सीसंत बेचारे भी सोचने पर मजबूर हो गए। और जब साउथ अफ्रीका को 11 गेंद में 25 रन चाहिए था, तब पार्नेल ने नेहरा को सामने की तरफ छक्का मारकर मैच को जिंदा रखा, या यूं कहें मैच को अपनी तरफ झुका दिया। यहाँ भारतीय टीम, गेंदबाज, खिलाड़ी सब हैरान थे, क्योंकि ये दोनों जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये दोनों प्रॉपर बल्लेबाज हैं और ये उम्मीद से ज्यादा ही कर रहे थे। तभी जडेजा की शानदार फील्डिंग ने 4 रन सेव किया, क्योंकि अगर ये चौका चला जाता तो मैच हाथ से निकल जाता। धोनी भी इस बात को बखूबी जान रहे थे। अब साउथ अफ्रीका को 8 गेंदों में बनाने थे 16 रन। तभी स्टेन ने 6 मारकर नेहरा को रोने पर मजबूर कर दिया। अब यह मैच पूरी तरह से अफ्रीका के पास जाता दिखाई दे रहा था, क्योंकि मैच किसी पेंडुलम की तरह घूम रहा था, कभी इधर तो कभी उधर। हर गेंद के साथ ऐसे करवटें ले रहा था जैसे मानो उसको नींद नहीं आ रही हो। अब आखिरी ओवर में 10 रन बचाना था और प्रवीण कुमार के हाथ में गेंद होती है, और प्रवीण कुमार ने दूसरी गेंद स्लोवर डाली, जिस पर डेल स्टेन बोल्ड हो गए। बाकी के गेंदबाज तेज फेंकने में लगे थे और स्टेन 6 मार रहे थे, परंतु प्रवीण कुमार के दिमाग की दाद देनी होगी। ऐसे परिस्थिति में इन्होंने इस तरह की गेंदबाजी करके दिखाया। डेल स्टेन ने मात्र 19 गेंदों में 35 रन बनाए और अब 4 गेंदों पर 9 रन बनाना था, और अफ्रीकन टीम आखिरी विकेट पर आ चुकी थी। सबकी सांसें थमी थी। प्रवीण कुमार फील्ड सेट कर रहे थे और अगली गेंद पर 1 रन ही आ सका, और जब 2 गेंद पर 7 रन बनाना था, तभी बल्लेबाज ने शॉट खेला और वो गेंद बाउंड्री के पास पहुंच ही गई थी। लेकिन तभी क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने बेहतरीन फील्डिंग करके 1 रन सेव कर लिया, और जब अंपायर ने चेक किया तो पता चला कि यह चौका तो नहीं है। सचिन ने बेहतरीन फील्डिंग करके मैच को जिंदा कर दिया था, क्योंकि यदि यह चौका चला जाता तो भारत निश्चित रूप से यह मैच हार जाता। अब सचिन ने 1 रन बचा लिया था। उस गेंद पर अफ्रीका ने 3 रन दौड़ कर लिया था, जिससे अब अफ्रीका को आखिरी गेंद पर 3 रन बनाने थे। अफ्रीका खेमे में सबकी सांसें थमी थी। बल्लेबाज ने शॉट खेला और सीसांत के शानदार थ्रो ने धोनी के द्वारा बल्लेबाज को रन आउट करा दिया, और दूसरा रन नहीं पूरा हो सका, जिससे भारतीय टीम इस मैच को 1 रनों से जीत लेती है। जिसके बाद MS धोनी समेत पूरी टीम ने कुछ इस प्रकार जश्न मनाया। It's gone straight to third man, Srishant. Throw comes in, and Dhoni pulls the bails up. What a terrific match we've had so far. यह जीत बेहद ही शानदार रही, क्योंकि भारत 1 रनों से मैच जीता था। यहाँ दोनों टीमों ने आखिरी दम तक हार नहीं मानी।